योगेश पांडे। यूपी के माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की कल देर रात मौत हो गई है। मुख्तार यूपी के बांदा जेल में बंद था। पूर्वांचल की राजनीति में अंसारी परिवार हमेशा से ताकतवर रहा है और इसका असर मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया और बनारस तक देखने को मिलता है। मुख्तार के दादा मुख्तार अहमद अंसारी आजादी की लड़ाई में गांधी जी के सहयोगी रहे हैं, जबकि नाना मोहम्मद उस्मानी आर्मी में ब्रिगेडियर और महावीर चक्र विजेता थे। पिता सुभानुल्लाह अंसारी पॉलिटिशियन थे, जबकि रिश्ते में चाचा हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति बने। मुख्तार अंसारी खुद भी मऊ सीट से लगातार 5 बार विधायक चुना गया। मुख्तार पर 61 मामले दर्ज थे। इनमें हत्या के 8 केस तो जेल में रहने के दौरान ही दर्ज हुए। मुख्तार जिस भी जेल में रहा उसका रुतबा हमेशा बना रहा, चाहे गाजीपुर जेल हो, बांदा जेल हो या फिर पंजाब की रोपड़ जेल। जेलर कोई भी रहा हो, लेकिन चलती मुख्तार की ही थी। रिटायर्ड पुलिस अफसर और जेलर से आप बात करिए तो इस बारे में वो खुलकर बात भी करते हैं और मानते हैं इस बात को। मुख्तार जेल से ही गैंग चलाता था अपना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मार्च 2023 में एक शूटर की जमानत पर सुनवाई करते हुए मुख्तार गैंग को देश का सबसे खतरनाक गिरोह कहा था। तो वहीं मुख्तार अंसारी की मौत पर अब सियासी गलियारों में बयानबाजियों का दौर भी जारी हो गया है। यूपी से लेकर बिहार तक विपक्षी दल लगातार इस मुद्दे पर हमलावर नजर आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। इन्हीं सियासी बयानबाजियों के बीच आज अब यह तय हो गया है कि मुख्तार की मौत की न्यायिक जांच भी हो जाएगी। जांच के लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह MP MLA कोर्ट बांदा को जांच अधिकारी बनाया गया है। जांच की रिपोर्ट 1 महीने में देने का आदेश दिया गया है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि माफिया की मौत पर आखिर सियासी कोहराम क्यों मचा हुआ है। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, जरा वो सुन लीजिए आप। मेरे समय में पहली बार ऐसा हुआ था उत्तर प्रदेश के इतिहास में कि जब माफिया के विरुद्ध एक सघन अभियान चला था। और मुझे याद है ज्यादातर जो माफिया थे वो या तो जेल के अंदर थे। 2 माफिया पे मेरी पकड़ में नहीं आए, जो और कैसे बच गए वो भी मैं बता दूं। एक तो मुख्तार अंसारी थे, वो भूमिगत हो गए थे, अंडरग्राउंड हो गए थे। वो कहाँ है अता पता उनका कोई नहीं था। आज की मतलब जैसे हमारे बाद में वो मूछ पे ताव देके घूमने लगे थे, वैसी बात नहीं थी। ही वेंट अंडरग्राउंड, ही डिसअपीयर्ड एंड नोबडी न्यू हिज एड्रेस, कहाँ है। तो फिर हम लोगों ने उनके घर की कुर्की करा दी थी। पहली बार उनके घर की कुर्की हुई थी वो मेरे कार्यकाल में। तो ये फिर जब हमारा कार्यकाल खत्म हो गया, उसके बाद समाजवादी बसपा वगैरह के पार्टी का जब टाइम आया, तो फिर उस समय इन्होंने अपना आर्थिक साम्राज्य और आपराधिक जो इनका प्रभाव क्षेत्र था उसको बराबर बढ़ता गया। और ये तो फिर बाद में योगी जी जब आए हैं तब कानून का शिकंजा इन पर कसा गया है और जो पुराने केसेस थे उनमें इनका प्रोसिक्यूशन हुआ है। तो ये तो करीब 3 दशकों से मतलब चले आ रहे थे और इनकी कुकर्मों का एक न एक दिन तो अंत होना ही था। वो अंत अब हो गया और ये दूसरे अपराधियों के लिए सबक होना चाहिए कि भाई आपका हर आदमी का आपकी एक लाइफ टाइम है, एक स्पैन है, इतने दिन आप चलेंगे, उसके बाद तो आपको खत्म होना ही है और आपका भंडाफोड़ भी होना है। देखिए, अभिरक्षा में, न्यायिक अभिरक्षा में किसी की भी मृत्यु अगर होती है तो ये एक गंभीर विषय है और उसके बारे में एक प्रक्रिया बनी हुई है। प्रक्रिया ये है कि उसके बारे में मैजिस्ट्रियल जांच होगी, विधिवत इंक्वायरी होगी और उसके बारे में आख्या न्यायालय को भी प्रस्तुत की जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मुख्तार अंसारी पंजाब से उत्तर प्रदेश लाए गए थे तब भी वहां पर बहुत ज्यादा उनकी रुग्ण अवस्था थी उनकी, और बड़े बड़े अधिवक्ताओं ने माननीय न्यायालय को भी अवगत कराया था कि मुख्तार अंसारी की तबीयत अच्छी नहीं है, बल्कि बहुत खराब है और उन्हें निरंतर मेडिकल चिकित्सा की और इंटरवेंशन की जरूरत है। उत्तर प्रदेश लाए गए, अच्छे से अच्छी चिकित्सा दी गई और यहां जो चिकित्सा टीम थी, बताए जाते हैं उसमें 9 डॉक्टर्स थे, निरंतर उनका मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहते थे, अच्छी से अच्छी चिकित्सा व्यवस्था दी गई। ये अब दुर्भाग्यपूर्ण है कि बावजूद सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा के मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा, जैसा कि बताया जाता है, और उससे उनकी मृत्यु हो गई। आज जुम्मे की नमाज को और कल जो इंसिडेंट हुआ बांदा जेल में, उन सभी के दृष्टिगत पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया था। कई जनपदों में एक्स्ट्रा फोर्स भेजी गई थी। पूर्व से भी इलेक्शन के कारण काफी फोर्स जनपदों में मौजूद है। सभी को हाई अलर्ट के साथ वार्ता के माध्यम से भी शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया था। और इस समय तक लगभग 2 बज रहे हैं, इस समय तक पूरे प्रदेश में शांति कायम है।
नमाज कुछ स्थानों पर अभी भी चल रही है और इसलिए अभी सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। हाँ, आज कहीं कोई समस्या नहीं हुई है और सभी जगह फोर्सेज अलर्ट पर हैं। जो एक्स्ट्रा फोर्सेज की डिप्लॉयमेंट थी वो भी की गई है। पुलिस ने पहले से ही सतर्कता बना लिया था, इसलिए आज पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है। देखिए, वो उनकी प्रक्रिया है। हमने तो लिख कर दिया है कि दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से कराया जाए। हमें यहाँ की चिकित्सा प्रणाली और शासन प्रशासन पर विश्वास नहीं है। वो सोशल मीडिया पर भी है और मीडिया को भी हमने मुहैया करा दिया। आप लोग को सब पता है कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। और पोस्टमार्टम होगा नहीं होगा, मैं तो जुमे की नमाज पढ़ने आ गया था, अभी वहीं से पंचनामे की सारी चीजें हो गई है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या है। मेरे समय तो आपने सुनी प्रतिक्रियाएं, किस तरीके से पूर्व अधिकारियों की जो प्रतिक्रिया है वो किस तरीके से जो मुख्तार अंसारी के बारे में उन्होंने जानकारी दी, कानून व्यवस्था की उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है उसकी भी जानकारी आपने सुनी, और मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने क्या आरोप लगाए वो भी मैंने आपको सुनाए। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। अश्विनी शाही जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। यश भारती जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाजिया इलाही खान जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। अश्विनी शाही जी, सुनियोजित हत्या भी आप सुन रहे होंगे उमर अंसारी को। ने सुना, देखिए योगेश जी, किसी के घर के किसी सदस्य की अगर दुखद मृत्यु होती है तो उस घर पे एक जो है थोड़ा सा दुखों का पहाड़ रहता है। तो उनके पुत्र हैं और वो 100 तरह की आशंका जताएंगे, और उनके पिता की मृत्यु हुई है तो दुख होगा ही होगा और आशंका भी होगी। लेकिन न्यायपालिका पर भरोसा उनका है, कायम है, बहुत अच्छी बात है। न्यायपालिका आज जो है मजिस्ट्रेट जांच का एक आदेश भी दे दिया गया है, जो कि एक नियम के तहत होता ही है। कहीं भी जेल में कोई मौत होती है तो देखा गया है कि देखिए ये मुख्तार अंसारी एक दुर्दांत अपराधी थे और इस पूरे देश को मुख्तार का एक दहशत में जो है पूरा देश जी रहा था। और आज से लगभग हम 75 साल की आजादी में हैं, 50-60 साल तक पूर्ववर्ती सरकारें इस तरीके से इन अपराधियों को प्रश्रय देती चली आ रही थी। 23-24 साल के बाद माननीय योगी जी की सरकार आने के बाद हम किस तरीके से लड़कर सुप्रीम कोर्ट तक लड़कर रोपड़ जेल से इस अपराधी को उत्तर प्रदेश लेकर आ पाए थे। उसके बाद यहां पर उसको 2-2 बार आजीवन कारावास की सजा हुई। क्या यह पूर्ववर्ती सरकारों में नहीं हो सकती थी? आज पूछना चाहिए किस तरीके से कृष्णानंद राय जी के हत्या के जो आरोप लगे थे इस अपराधी पर, उसमें उनके परिवार पर क्या बीती थी। अजय राय जी आज जो कांग्रेस विरोध कर रही है, उनके भाई की हत्या में इसको आजीवन कारावास हुई। आपको अपने टीम के उस मेंबर से, संवाददाता से कहना चाहिए अजय राय जी की भी बाइट चलाएं, ठीक बात, कि वो प्रसन्न है या विरोध कर रहे हैं। तो जिसके घर में हत्या होती है वो उस घर का हर व्यक्ति प्रभावित होता है और उस समय उसको हर चीज की आवश्यकता लगती है। कानून पर भरोसा इनका है, बहुत अच्छी बात है। कानून इनके साथ था, है और रहेगा। कानून सम्मत ये काम करते अगर तो 500 करोड़ 700 करोड़ की संपत्ति अटैच ना होती। कानून सम्मत काम करते तो इनको जो है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और जो कम्युनिस्टों की पार्टी, सबसे पहले कम्युनिस्टों ने इनको विधायक बनाया था, आज इतने बड़े राजनीतिक परिवार ना हो गया होता इनका। ये अपराधी थे, इनको अपराधी रहने देना था। लेकिन पिछली सरकारों ने आप देखिए, थोड़ा सा मैं चाहूंगा, 1 मिनट चाहूंगा, पूछना हो इनके बारे में तो शैलेंद्र सिंह से पूछिए। जिस व्यक्ति की नौकरी चली गई, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे उस समय, उन्होंने उनको नाम सुनना उनको पसंद नहीं था। LMG बरामद हो रही है, अधिकारी आपका बरामद कर रहा है, उसको यश भारती देने के बजाय आप उसको इस्तीफा देने पर मजबूर कर रहे हैं। पूछना चाहिए था उस अपराधी से जो मुख्तार उस समय था कि रोपड़ जेल में जो ऐश कर रहा था, कांग्रेस के लोग वहां पर किस तरीके से उसके दरबार लगवाया करते थे। वहां से लाया गया, यहां पर उसकी व्यवस्था ठीक थी। एक अवस्थी जी हैं, जेलर, उत्तर प्रदेश की जेल में जी, उनके ऊपर किस तरीके से 2003-4-5 की घटना है, किस तरीके से तलाशी लेने के नाम पर लखनऊ जेल में रिवॉल्वर लगा दिया था सबके सामने। तो स्थितियां
किस इस अपराधी की दुस्साहस का आप स्थिति देखिए। आज अगर मौत हुई है तो मौत उनके गम में सब लोग शरीक हैं, मगर ईश्वर ने न्याय किया है, एक अपराधी को हृदय गति उसकी रुकी और वो चला गया। ठीक है यश भारती जी, इतना शोर शराबा क्यों? एक माफिया की अगर हार्ट अटैक से मौत हो रही है तो सियासत इसमें कहाँ से आ जानी चाहिए? सियासत अब क्यों हो रही है? देखिए योगेश जी, मौत से कम किसकी यारी है? आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। तो मौत से यारी की बात नहीं है। सवाल उठा है, अभी आपने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का दिखाया कि सब जगह पुलिस चौकन्नी है। क्यों चौकन्नी है? अगर कोई अपराधी खत्म हुआ है, क्यों कानून व्यवस्था बनानी पड़ रही है? तो मुझे लगता है कि एक अपराधी के लिए तो ये जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। ये उनके काम थे, लोगों के बीच में थे। नहीं, कानून व्यवस्था तो पुलिस की तैनाती आज तक तो नहीं है। जो मैंने मुझे नहीं आ रहा हूँ, आपको पूरा मौका दूंगा, आपको पूरा मौका दूंगा। नहीं, मौका बीच में टोक करके नहीं, क्योंकि आपने ऐसी बात कह दी ना कि अपराधी की मौत के बाद ऐसी क्या स्थिति लगी कि पुलिस को तैनात करना पड़ा। पुलिस तो अपराधियों के लिए होती है, सीधे साधे व्यक्ति के लिए तो होती नहीं, सज्जन व्यक्ति के लिए तो लगाई नहीं जाती है। अपराधियों के लिए अगर पुलिस लगानी पड़ रही, आप ऐसा कह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, मतलब अगर कोई अपराधी खत्म हो जाएगा, आपकी कस्टडी में खत्म हो जाता है, तो आपको पुलिस चौकन्नी करनी पड़ती है। मतलब कौन लोग अपराध करें? आप तो कह रहे हैं अपराध मुक्त तो समाज बना दिया है हमने। यानी अगर कोई विरोध करेगा आपके निर्णय का तो आपको विरोध करने से रोकना है। आप एक पिता के जनाजे में पुत्र को शरीक नहीं होने देना चाहते। आप अगर एक पिता बीमार है और उससे मिलने के लिए उनका पुत्र जाता है तो उससे मिलने नहीं देना चाहते। हमारा संविधान क्या कहता है? बाबा साहब अम्बेडकर ने हर नागरिक को, इस देश के नागरिक को क्या अधिकार दिए? क्या पिता को पुत्र से मिलने के अधिकार नहीं होने चाहिए? जेल मैनुअल्स क्या कहते हैं? लेकिन रोकने का कारण केवल एक ही था कि सच उजागर हो जाता। अगर एक बेटा अपने पिता से जेल में मिल जाता तो उसके स्वास्थ्य की जानकारी बाहर आ जाती। लगातार कोर्ट में आवेदन दिए जा रहे थे कि मुझे धीमा जहर दिया जा रहा है। क्यों उस समय जांच नहीं हो पाई? क्यों सरकार नहीं चाहती? अपराधी थे नहीं थे, ये तो अपराधी आपने जेल बनाई हुई है ना। हमारे संविधान के माध्यम से जेल काम करने दीजिए काम। हम तो देख रहे हैं ना, जब चुनाव आता है तो बाबा राम रहीम है जो बलात्कार के जुर्म में उनको चुनाव आती तमाम बार पैरोल मिल जाती है, लेकिन एक बच्चे को जनाजे में नहीं जाने दिया जा रहा है, पिता को। दूसरी बात, सवाल बहुत सारे कर रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी। कस्टोडियल मृत्यु में न्यायिक हिरासत में अगर देश के अंदर सर्वाधिक कोई प्रांत है तो वो गुजरात है, और अब उत्तर प्रदेश होने जाना है। यानी न्यायिक व्यवस्था के अंदर अगर पुलिस की पाबंदी के अंदर, चौक चौकन्ने के अंदर भी अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी हत्या अगर कहीं हो जाती है तो वो पुलिस उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है, नंबर 1 होने जा रहा है। इस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा, इस पर कोई बात नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि ये इनकी नाकामयाबी है कि नहीं। 3 फीट 4 फीट के अंदर कोई आत्महत्या कैसे कर लेगा बाथरूम के नल के अंदर? ये सब चीजें लगातार दिख रही हैं कि किस तरीके से कानून राज ना होते हुए ये एक गुंडा राज ला रहे हैं, जो सरकार के माध्यम से ले रहे हैं। देश के अंदर एक उदाहरण सेट हो गया है कि योगी जी ने खुद अपने मुकदमे दूर किए, उप मुख्यमंत्री ने खुद अपने मुकदमे दूर किए। तो भारतीय जनता पार्टी तो अपने आप को पाक साफ दिखा रही है। अपराधों को अगर मुक्त करना चाह रहे हैं तो अभय सिंह जो मुख्तार के साथी थे, क्यों उनसे वोट लिया? नहीं लेते वोट। क्यों उनकी अंतरात्मा पे जय जयकारा करने लगे? क्यों उनका पक्ष लेने लगे? अपराधियों में अगर आज बात करें, संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर अगर सबसे ज्यादा अपराधी हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। करें ना अपराध मुक्त की शुरुआत, कौन रोक रहा है? लेकिन दोहरे मापदंड ना रखें। आज किसी के जनाजे के लिए अगर आप उस पर राजनीति कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग करें, क्यों वही लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को खत्म करने के बाद मिठाइयां बांटी थी और आज उसके हत्यारे को पूछते हैं, महिमा मंडित करते हैं कि वही लोग हैं, क्योंकि इनका इतिहास आजादी से भरा नहीं है। आज मुख्तार से भी तकलीफ है, लोग उनके साथ में हैं क्योंकि उनका परिवार देश की आजादी से जुड़ा था, देश के लिए कुर्बानियां दी उनके परिवार के लोगों ने, लोग उनके परिवार से जुड़े हैं। अरे मुख्तार ने क्या किया देश के लिए? मुख्तार जी ने जो काम मुख्तार ने क्या किया देश के लिए? मुख्तार का क्या योगदान रहा?
मुख्तार का क्या योगदान रहा केपी मलिक जी? विधायक रहते हुए, हाँ। विधायक रहते हुए खुद मुख्तार ने जो काम किया है, जो शिक्षा के लिए काम किया है, जो गरीबों की शादी की, आज देखिए उनके घर के बाहर आप ही मीडिया के लोग जो फोटेज दिखा रहे हैं, जो वीडियोस दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि गरीबों के लिए, कमजोर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया। वो सब आज उनके साथ खड़े हुए हैं। थोड़ा सा और शब्द कर लिया, बस आ रहा हूँ करना चाहती है लोगों को। ठीक है यस जी, आ रहे हैं आपके पास। केपी मलिक जी का कमेंट ले लेता हूं, उसके बाद नाजिया जी आपके पास आता हूं। केपी मलिक जी, आप जरा बेहतर तरीके से बताइए, समझाइए कि क्या स्थिति है, कौन सियासत कर रहा है, और ये जो बयानबाजियों का दौर है इसे आप कैसे देख रहे हैं फिलहाल? देखिए योगेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्तार अंसारी एक दुर्दांत अपराधी माफिया था, और उसके मरने से इस तरह से गमगीन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखिए, ये सियासी दल हैं और दोनों सियासी दल के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं। इनकी अपने अपने दलों की बात रखना और राजनीति करना इनका अधिकार भी है, और राजनीति होनी भी चाहिए। राजनीति होती ही इसीलिए है। अब ये जो मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, इस पर कौन राजनीतिक रूप से कितना ज्यादा फायदा उठा ले जाए इस चुनावी संग्राम के दौरान, ये कोशिश है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि एक ऐसे अपराधी की मौत हुई है जो किसी दूसरे धर्म से ताल्लुक रखता था, और भारतीय जनता पार्टी का ये पुराना एजेंडा रहा है। समाजवादी पार्टी की मजबूरी ये है कि समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि उसको इस समाज का बहुतायत में वोट मिलता है, तो उसको सपोर्ट करना उसकी मजबूरी है। तो ये दोनों दलों की राजनीतिक मजबूरी है। लेकिन हमें यहाँ यह देखना होगा कि संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है। तो इसमें योगेश जी क्या है, अगर आपकी कस्टडी में डेथ हुई है तो उसकी एक न्यायिक जांच होती है, उसकी एक न्यायिक प्रक्रिया है। तो वो जांच होगी, जांच में जो चीजें आएंगी उसके बाद बताया जाएगा क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, सारी चीजें हैं। और यहाँ उनका परिवार जिस तरह से जांच की मांग कर रहा है, पोस्टमार्टम वो कह रहा है कि हमें लखनऊ की या यूपी की पुलिस पे या यूपी के प्रशासन पे अगर हमें विश्वास नहीं है, तो वो भी उसका अधिकार है कि वो कह रहा है कि हमें दिल्ली के एम्स से जांच करानी है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं, ये तो अधिकार सरकार को, केपी मलिक जी, ये अधिकार है। और आपने न्यायिक प्रक्रिया की जांच की जो बात की, वो भी अब न्यायिक प्रक्रिया, वो जांच होगी, वो प्रक्रिया हो जाने दीजिए। लेकिन उसके पहले ही अखिलेश यादव ने ये बता दिया एक माफिया की मौत के बाद कि कानून व्यवस्था का शून्य काल चल रहा है। मतलब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का शून्य काल हो गया, एक माफिया का खात्मा हो गया, और हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई बताया जा रहा है, जो फिलहाल अब तक जानकारी है। उससे क्या हम ये आकलन कर सकते हैं कि कानून व्यवस्था के ये हालात हो गए हैं? देखिए योगेश जी, पहली बात तो मैं कह दूं कि मैं कह चुका हूं पहले ही कि सियासी दल इसको भुनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से काफी दिनों से आशंका जाहिर की जा रही है, जैसा कि उनके परिवार ने माननीय न्यायालय इलाहाबाद में वो अपनी अपील की है, या वहां पे उन्होंने दरखास्त दी है कि उनको धीमा जहर दिया जा रहा है, उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है, उनको केयर की जरूरत है। तो इससे एक आशंका भी जाहिर है कि हो सकता है उनके साथ कुछ चीजें हुई हों, इसलिए ये जांच का विषय है। तो मुझे लगता है कि जांच हो जाए, सारी तस्वीर साफ हो जाए, उसके बाद ही इस पे किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को वक्तव्य देना चाहिए। अखिलेश यादव के जो प्रवक्ता हैं वो बोल रहे हैं। अखिलेश यादव जी को इस दौरान जब चुनाव चल रहा है बहुत सोच समझ के वक्तव्य देने चाहिए। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि सियासी दल हैं, अपनी सियासत से बाज नहीं आएंगे, और इसमें सियासती नफा नुकसान ज्यादा है। क्योंकि देखिए, आप इसको जान लीजिए कि लोकसभा का चुनाव स्टार्ट हो गया है, पहले चरण का नॉमिनेशन फाइल हो गया है, आज दूसरे चरण के नॉमिनेशन की प्रक्रिया जारी है। तो इसलिए क्या है कि तमाम जो सियासी दल हैं वो अपना नफा नुकसान इसमें देखेंगे। अगर आप मुख्तार अंसारी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो प्रभाव था, महत्वाकांक्षा थी, वो अंसारी की भी थी। वो कोई ऐसे दुर्दांत अपराधी नहीं बन गया, तो वो भी किसी राजनीतिक दल के कंधे पे बैठ के ही इतना बड़ा अपराधी बना है, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो सियासी दल भी अपराधियों को पालते हैं अपने नफे नुकसान के लिए। तो ये कह के नहीं बच सकते कि ये फलाने के अपराधी हैं, ये दूसरे के अपराधी हैं। चाहे कोई भी सियासी दल हो,
आप अगर कांग्रेस को देखेंगे, थोड़ा पीछे चले जाएंगे, तो कांग्रेस का देश या विदेश या प्रदेश में आप देखिए किस प्रकार से कांग्रेस अपराधी पालती थी और बाद में वही उनके लिए भस्मासुर साबित हुए हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति में देख लीजिए, आज उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो एक बार हमने संसद में उनको आंसू बहाते हुए देखा था। मैं खुद मीडिया की गैलरी में बैठा हुआ था और मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो ये सियासी दलों के लिए मुझे कोई नई बात नहीं लग रही है। आज तस्वीर पलट गई है, वही योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और समाजवादी पार्टी विपक्ष में है। तो कभी इधर या कभी उधर, तो ये तो राजनीतिक दलों का चलता रहता है। लेकिन यहाँ विपक्ष का वाजिब सवाल ये है कि भाई अगर आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं तो ये गिरा सकते हैं, बहुत सारे अपराधी दूसरे भी हैं, धनंजय सिंह है, तमाम लोग ऐसे हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी, क्या होगी, तो इस तरह की चीजें हैं। लेकिन मैं अंत में यही मानता हूँ योगेश जी, कि सियासी दल अपना नफा नुकसान ज्यादा देखते हैं, इनको कोई फर्क इस चीज से नहीं पड़ता है। बिल्कुल। नाजिया इलाही खान जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, और आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखती हैं? समाज में ऐसे अराजक तत्व था, अब कैसा भी रहा हो, अब उसकी मौत पर जैसा कि सभी ने कहा, जाहिर तौर पर है मौत किसी की भी हो, गम होता है और किसी को खुशी मनाने का उस पर कोई अधिकार भी नहीं होता है। लेकिन अब इस पर सियासी रोटियां जो सेंकी जा रही हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी? जी, मुझे तो गम नहीं होता है जब भारत के अंदर एक माफिया, एक गैंगस्टर, एक गुंडा, एक बलात्कारी, एक दबंग क्रिमिनल जो पॉलिटिकल चेयर का मिसयूज करके और पॉलिटिकली एक पिलर बना करके अपने माफिया गैंग को बढ़ाता है, उसकी मौत पर मुझे क्यों गम होगा? मुझे तो बिल्कुल भी गम नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति जो 65 क्रिमिनल केस में था, एक व्यक्ति जिसके ऊपर यूपी के गैंगस्टर एक्ट रजिस्टर्ड थे, एक व्यक्ति जो 700 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी का ओनर है, एक व्यक्ति का बेटा जो थोड़ी देर पहले अपनी बात को रख रहा था, जिसके चेहरे पर उदासी बिल्कुल नहीं नजर आ रही थी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि सर्वोच्च न्यायपालिका का दरवाजा खुला है और एम्स का भी दरवाजा खुला है हर एक के लिए। भारत ने ऐसा भी वक्त देखा है जब बुरहान जैसे आतंकी को और जिहादी को शहादत दिया गया था और शहीद बनाया गया था। भारत ने याकूब मेमन के जनाजे की नमाज भी देखी है। भारत ने ओसामा बिन लादेन के जनाजे की नमाज भी कश्मीर में देखी है। भारत ने उपराष्ट्रपति जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं हमीद अंसारी साहब को कैमरे के सामने ये बोलते हुए देखा है कि भाई वो भारत में सुरक्षित नहीं है मुसलमान। तो मैं भी मुसलमान हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं क्रिमिनल नहीं हूं, मैं कोई माफिया नहीं हूं, इसलिए मैं सर उठा करके और छाती चौड़ी करके चलती हूं। मुझे ऐसा लगता है कि अफजल गुरु की मौत पर और अफजल गुरु की फांसी पर शर्मिंदा होने वाले लोग आज फिर से छाती पीटना स्टार्ट कर दिए हैं। और मैंने ट्विटर एक्स पर देखा कि काफी लोग इस मुख्तार अंसारी को भी शहादत देने के लिए खड़े हो गए हैं। तो भारत अब संविधान से चलेगा। भारत ऐसे ऐसे क्रिमिनल, ऐसे ऐसे गैंगस्टर के मौत पर आंसू नहीं बहाएगा और ऐसे ऐसे गैंगस्टर को शहादत का दर्जा बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई भी अल कुरान को मानता है, जो मुसलमान अल कुरान को मानता है, वो कभी भी ऐसे ऐसे गैंगस्टर पर शहादत का वर्ड तो नहीं यूज करेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि सिर्फ एक, मैं विरोधी दल को नहीं बोलूंगी या विपक्षी को नहीं बोलूंगी, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को अपने अपने दल से ऐसे ऐसे गैंगस्टर और माफिया को निकाल करके फेंकना चाहिए और जेल की सलाखों में रखना चाहिए। क्या भारत भूल जाएगा कि मनमोहन सिंह के साथ, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी के साथ यासीन मलिक डिनर किया करता था? क्या देश भूल जाएगा कि अजमल खसब के ऊपर यही कांग्रेस की सरकार ने 30 करोड़ से ऊपर पैसा खर्च किया था? वो पैसा किसका था? हमारा और आपका टैक्स दिया हुआ पैसा था। अजमल खसब जैसे टेररिस्ट को भी कांग्रेस की सरकार जो है वो पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर फराहम किया करती थी और खास करके मुसलमान वकील दिया जाता था ताकि उसके इमोशन को समझा जा सके। क्या भारत भूल सकता है कि याकूब मेमन के जनाजे में जिस हिसाब से मुसलमानों ने भागीदारी ली थी, जिस हिसाब से मुसलमान बड़ी शिद्दत में जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए गए थे, ये कैसे भारत भूल सकता है? हम तो अफजल गुरु को नहीं भूल सकते, हम तो उसको आतंकी ही कहेंगे। ये असदुद्दीन अवैसी हैं
जो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी टेम्पल के अंदर खड़े होकर के कहते हैं कि 20 मुसलमान एमएलए और होते तो अफजल गुरु को फांसी ना होती, भारत के टुकड़े करके इंशाल्लाह बोलने वाले आज फिर छाती पीटने के लिए खड़े हो गए। शर्म आनी चाहिए मुझे। और कुरान मानने वाले, अल कुरान को मानने वाले, अल्लाह तबारक तआला को मानने वाले, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले तो कभी भी ऐसे माफिया और गैंगस्टर के सपोर्ट में तो कभी भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तो नहीं पढ़ सकते। तो ये मुस्लिम वोट बैंक की सियासत, ऐसे माफिया और गैंगस्टर के लिए किनारे जहन्नम ही पढ़ा जाता है। तो ये सब मुस्लिम वोट बैंक को पाने के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम मुस्लिम वोट बैंक को पाने के लिए किया जा रहा है। क्या हम अखिलेश यादव जो अपने पिता को कभी सम्मान नहीं दे पाया, और मुलायम सिंह जी यादव के स्टेटमेंट को मैं कैसे भूल जाऊं, एक महिला होते हुए उन्होंने खुद कहा था मंच पर कि लड़कियां इतना टाइट जीन्स पहनेंगी तो लड़कों का दिल मचल ही जाएगा। शर्मा नहीं चाहिए। आज वो एक माफिया के सपोर्ट में बात कर रहे हैं। चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए असदुद्दीन अवैसी को, जो आज माफिया के लिए कभी अफजल गुरु के पक्ष में बात करते हैं, कभी भारत के टुकड़े करने वाले के पक्ष में बात करते हैं, को लेकर के कब बयान दिया, पक्ष में बात करते हैं। तब असदुद्दीन अवैसी जो इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी बनाते हैं, जो इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी बनाते हैं। नाजिया जी रोकेंगे, बड़ी खबर आ रही है। बांदा से गाजीपुर के लिए रवाना हुआ है मुख्तार का शव। तो बड़ी खबर है इस वक्त की बांदा से, पुलिस का काफिला बांदा से शव लेकर निकला है मुख्तार अंसारी का। एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा है मुख्तार अंसारी का शव, और जनाजे में शामिल होने के लिए गाजीपुर भी लोग लगातार पहुंच रहे हैं। उनके स्वजन और उनके समर्थक, पुलिस का काफिला बांदा से शव लेकर मुख्तार अंसारी का निकला है, और उनके परिवार की भी गाड़ियां इस काफिले में हैं, और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब अस्पताल से निकलते वक्त तस्वीरें हैं। आप देख रहे हैं एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी का शव ले जाया जा रहा है, और उनके परिजनों की भी गाड़ियां इस काफिले में हैं, और आगे और पीछे पुलिस भी तैनात की गई है। मुख्तार के बेटे अब्बास ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। एक और बड़ी खबर, जनाजे में शामिल होने के लिए अर्जी लगाई गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंजूरी नहीं दी, तब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। मुख्तार के बेटे अब्बास ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया, और अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। मुख्तार के बेटे अब्बास ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अर्जी दायर की है जनाजे में शामिल होने के लिए। और सुनिए शाही जी, आप सुन रहे थे केपी मलिक जी ने भी बात कही कि सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्षी दलों की तरफ से, उन सवालों में कुछ तो दम है। ये एक तरफा कार्रवाई, अक्सर इस बात को लेकर के कहा जाता है कि कुछ चुनिंदा लोगों पर ही कार्रवाई क्यों, जो सत्ता पक्ष में है या उनसे जो नजदीक हैं उनके सत्ता पक्ष के, उनको भी चुना जाए ना, उन पर भी कार्रवाई की जाए ना। देखिए, कार्रवाइयां हो रही हैं। अभी यही हमारे विरोधी दल के लोग कहा करते थे कि एक अपराधी क्रिकेट खेल रहा है, वो अपराधी कहाँ है, आज नहीं बोलने के लिए कोई तैयार है, वो जेल में है। आज स्थितियां देखिए, दोहरा मापदंड ये लोग अपना कर चलते हैं। अभी हमारे मित्र यहाँ परेश भारती जी बैठे हुए हैं, आपको उनके सवालों का जवाब आपने दे दिया। उन्होंने अब सरकार को दोषी ठहरा दिया कि बेटे को बाप से मिलने नहीं दिया जा रहा है। अब न्यायालय में सरकार कहां से आ गई, ये दोहरा मापदंड इन लोगों का देख लीजिए। ये अतिरेक में बोलते हैं ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक जो है बिलाप करने की चीज है कि किस तरीके से सरकार को कैटेगरी में खड़ा किया जाए। जवाब मिल गया। आप थोड़ी देर पहले इनका बयान अभी आया, एक बेटे को बाप से नहीं मिलने दिया जा रहा, किस तरीके से कहा इन्होंने, और आपने इनका जवाब दे दिया कि भाई हाई कोर्ट जाने, अब सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो मिलेंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं मिलेंगे। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इस हिंदुस्तान में ये अपराधी था जिसकी मौत हुई है, और वो भी हृदय गति रुकने से मौत हुई। इस पर ये मातम मनाया जा रहा है। और इस देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की दुखद मृत्यु हुई थी, वो वहां से यहां लाए गए। उनका परिवार ये कहता रहा कि पोस्टमार्टम करा लिया जाए। उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ था योगेश जी। तब कहां थे मुलायम सिंह यादव जी, तब कहां थे यश भारती जी, तब कहां थे ये मौलाना हैदराबाद वाले, तब कहां थे कांग्रेस के लोग? क्यों नहीं किया? एक अपराधी के लिए आज आप मातम मना रहे हैं, और एक पूर्व अपने प्रधानमंत्री के लिए, जो प्रधानमंत्री की डेथ हुई थी, उस पर ये लोग जो है वो कर रहे थे। आज तक कोई सवाल किया नहीं। तो आज स्थितियां इतनी इन लोगों के विपरीत हो चुकी हैं कि इनको अपराधियों के पीछे छुपना पड़ेगा।
आज देखिए, आज इस अपराधी के पीछे छुपे, कुछ दिन पहले विकास दुबे के पीछे छुपे, उसके पहले अतीक के पीछे छुपे, कुछ दिन पहले मंच पर सारे इंडिया अलायंस के लोग एक अपराधी लालू यादव के पीछे छुपे थे। वो सजा याफ्ता मुजरिम है लालू यादव, जमानत पर घूम रहा है, और वो सारे लोग बैठे थे, वो भाषण दे रहा था देश के प्रधानमंत्री को, क्या क्या कह रहा था। तो आज विपक्ष समाप्त हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ विलाप करने के अलावा विपक्ष के पास कुछ नहीं मिला, और सिर्फ और सिर्फ ये लोग अपराधियों का साथ देंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया किसने पैदा किया? अखिलेश यादव ने पैदा किया, समाजवादी पार्टी ने। समाप्त करने की बात कर रहे हैं, हम समाप्त कर रहे हैं, उसको मिटाकर हम लोग रहेंगे। नहीं, जवाब तो आप दे दीजिएगा, सुन लीजिए पहले। सवाल आपने क्यों हो गए? तो मैं, अरे जवाब अभी आने दीजिए ना, जवाब दे दीजिएगा, हमारी बात खत्म होने दीजिए, जवाब दे दीजिएगा। सवाल ही करके समय दिमाग में नोट रखिए ना, तो जवाब कैसे मिलेगा? नहीं, जवाब एकदम देना पड़ेगा आपको, क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया वाले आप सुनिए ना, जवाब अपराधियों को पालने वाले समाजवादी पार्टी है, टिकट देकर विधायक बनाया। हाँ, बोलिए यश जी, बोलिए। तुम दर्शक आवाज नहीं सुन पाते, आप शांत हो जाए। नहीं तो आप तब से आप ही बोल रहे हैं प्रभु, मैं शांत हो जाता अभी तक। मैं तो आपसे जवाब के लिए समय मांग रहा हूँ। नहीं, मैं तो ठीक है, जवाब दीजिए, जवाब दे दीजिए यश जी, जवाब दीजिए। आपके बीच में फिर मैं बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा। नहीं, मैं तो आपसे समय मांग रहा था, आप समय नहीं देना चाहते, सवालों की बौछार लगा के समय खराब करेंगे तो जवाब नहीं आ पाएगा। जवाब सुनिए योगेश जी, इन्होंने भ्रष्टाचार की बात करी, इन्होंने लालू यादव जी की बात करी, इन्होंने तमाम अपराधों की बात करी। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण देश के रक्षा सौदे में दलाली लेते हैं, उन्हें सजा होती। कौन थे? हो गई ना, हटा दिया हम लोगों ने। अब सुनिए ना, अरे उन्होंने जवाब दिया था। ये लालू यादव की तरह मंच पे खड़े होकर वो भाषण नहीं देते थे। अब जवाब नहीं सुन पा रहे, क्यों भड़क रहे हैं? सुनना पड़ेगा। अरे आपने सवाल किया, मुझे जवाब और भी जवाब दे रहा हूं मैं। अभी तो एक ही नाम लिया, देता हूँ, अभी तो एक ही नाम लिया, अभी तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय का मैंने नाम लिया। दूसरी बात, लालू यादव इतना ये डाइवर्ट चीजों को इसीलिए कर रहे हैं, इतना ये डाइवर्ट इसीलिए कर रहे हैं चीजों को, इसीलिए बरगला रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो इनका चंदे का धंधा खुल गया है, जो भ्रष्टाचार का धंधा खुल गया है, आगे और धंधे खुल रहे हैं, उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं कि जितना गलत काम इनके शासन में सरकार में हो रहा है। साइड सुनिए ना, मुख्तार से आपने सवाल किया, आपने सवाल किया, आपने सवाल किया, बांड से क्या शाही जी जवाब सुनिए, शाही जी सवाल जवाब सुनिए, आप बताओ तो भाई। शाही जी अनुशासित पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता बनिए, जवाब सुनिए। मैं एकदम सवाल करके भागिए नहीं, सीखना है, जवाब सुनिए। आप लोग उदंड है, उदंड रहिए, हम अनुशासित है, हम रहेंगे अनुशासित। आप बताइए जवाब सुनिए ना शाही साहब, और इलेक्ट्रल बॉन्ड शाही साहब जवाब सुनिए ना। अरे भाई बताइए ना, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। दूसरी बात, इलेक्ट्रल बॉन्ड लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जा रहा है, वो लालकृष्ण आडवाणी जी जो 2013 में इस्तीफा दे देते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा नहीं बची है, ये केवल अपने स्वार्थों में डूबी हुई पार्टी बन गई है, ये अपने स्वार्थ में काम करना चाहती है, तो ये लालकृष्ण आडवाणी जी ने किया है। अब हमारी बहन जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो केवल मुस्लिमों की बात कर रही थी, हम मुस्लिमों की बात नहीं कर रहे हैं, हम देश की बात कर रहे हैं, हम संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान अधिकार देता है एक पिता से पुत्र को मिलने का, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि जिसको जनाजे में नहीं जाने दिया उसको तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन सवाल उठता है कि जज ने सुनवाई करने से इनकार कौन क्यों कर दिया, उस पर कार्रवाई के लिए सरकार क्या बात करेगी, सरकार का क्या हस्तक्षेप रहेगा उसमें, सरकार सही है या निर्जीव हो गई है। चल पाएंगे माफिया और गुंडा को, उत्तर प्रदेश संविधान से चलेगा, भारत संविधान से चलेगा, अखिलेश बाबू और राहुल बाबा का नहीं चलने वाला है। ये लैंड माफिया, ये माफिया, ये गैस आप इतना उत्तेजित होने का कोशिश कीजिए। हमारा मुस्लिम समुदाय से भी उतना ही प्यार है जितना हिंदू समुदाय से, और हम चाहते हैं सौहार्द ना बिगड़े। ये जो सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, जो कहते हैं हम कपड़ों से पहचान लेते हैं, लाल किले के प्राचीर से जो कहते हैं हम कपड़ों से पहचान लेते हैं कि कौन आतंकवादी है कौन अपराधी है, हम उनकी खिलाफत में हैं। कपड़ों से मत पहचानिए, नियत से पहचानिए, नीति से पहचानिए। एक हाथ में कंप्यूटर है, एक हाथ में कुरान देने की बात जो कहते थे, वो एक विशेष समुदाय को क्यों बदनाम करना चाहते हैं, हम उसकी खिलाफत में हैं। नाजिया जी, आपकी हर बात का स्वागत है,
हम देश को संविधान से चला, हम संविधान की बात कह रहे हैं। सरकार ने कहा था, आपको बता देना संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। वो जब संविधान के अधिकारों के प्राप्त करने के माध्यम कहता है कि मुझे धीमी जहर दिया जा रहा है, उसका कितना पालन हुआ? उसका कितना पालन हुआ? कस्टोडियल टैक्स के बारे में। अच्छा ठीक है, सबको मुझे रोकना पड़ेगा, फिर सबको मुझे रोकना पड़ेगा। केपी मलिक जी के पास जाना पड़ेगा। केपी मलिक जी, कपड़े से पहचान लेना कौन आतंकवादी है कौन क्या है, कपड़ों का रंग तो समाजवादी पार्टी के नेता बेहतर तरीके से बताते थे, मुझे लगता है कि कौन किस कलर का कौन सा कपड़ा पहना हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर अब हाईकोर्ट से झटका लगा तो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया गया। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में झटका नहीं लगा, सुनवाई नहीं हुई? हाँ वही झटका ही है, सुनवाई नहीं हुई तो झटका ही है। नहीं, इसको झटका नहीं कहते। हाँ इसको ठीक है, टाइम नहीं मिला। अगर आपके पास मैं कोई आवेदन करूं, न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है। अभी तक तो ये लोग इलेक्टोरल बॉन्ड सुनने लायक नहीं, अगर सुनने लायक नहीं, अरे सुनने लायक, अरे बात तो सुन लीजिए यस जी। ठीक है, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी बैठे हुए हैं केपी मलिक जी, वो मुझे करेक्ट कर देंगे। मैं कह रहा हूँ अगर सुनने लायक नहीं कोर्ट ने समझा, हाई कोर्ट ने सुनने लायक मामला नहीं समझा तो झटका ही है, टाइम नहीं मिला तो झटका ही है। अगर मेरा मामला है और अर्जेंट का है, अगर मुझे टाइम मुझे समय नहीं दिया जा रहा तो मेरे लिए तो झटका ही है। जिसको झटका कहेंगे, आपने मुझे झटका दे दिया। ठीक है, केपी आपके टीवी शो में अगर मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा तो उसको ये कहा जाएगा कि झटका दे दिया। केपी मलिक जी ठीक है, बेहतर तरीके से बता देंगे, बेहतर तरीके से बता देंगे टीवी में बोलने का और हाईकोर्ट में से राहत मिलने का। ठीक है केपी मलिक जी। देखिए योगेश जी, इसमें क्या है कि मैंने जैसा कि पहले भी कहा, हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो कानून के सामने अपनी गुहार लगाए, न्यायालय में गुहार लगाए। उन्होंने न्यायालय में इस बात को कहा है कि वो जनाजे में भाग लेना चाहते हैं, तो इस पर न्यायालय ने विचार किया है। मुझे लगता है कि न्यायालय को ऐसा लगा होगा कि अगर हम इनको परमिशन देते हैं और ये जनाजे में जाते हैं तो हो सकता है वहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाए। तो इसलिए ये चीज सोच के न्यायालय ने उनकी सुनवाई ना की हो, और उनका अधिकार है, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को सोचेगा कि इनको जनाजे में भाग लेने की परमिशन दी जाए कि नहीं दी जाए। अगर ये कानून व्यवस्था बनी रहेगी और पुलिस या प्रशासन या उत्तर प्रदेश सरकार का भी वहां पे वकील होगा और वो कह सकता है कि जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, कानून व्यवस्था हमारी चुस्त दुरुस्त है, आप चाहे तो परमिशन दे सकते हैं, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट परमिशन दे दे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इनके जाने से वहां कानून व्यवस्था खराब हो सकती है तो सुप्रीम कोर्ट भी उस बेल को रिजेक्ट कर सकते हैं, उनके परमिशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। ये तो कानूनी व्यवस्था है। दूसरी बात, यहाँ पे शाही साहब जो बात कर रहे हैं या यश जी जो बात कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल एंगल को देखते हुए बात कर रहे हैं कि ये तुम्हारी पार्टी का जुड़वा अपराधी था, ये तुम्हारे कार्यकाल में हुआ था, ये हमारा हुआ था। ये सब जो है सियासी नफे नुकसान की बात होती है। जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं, कानून अपना काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस जो होती है वो प्रदेश सरकार के दबाव में काम करती है। सरकारें बदलती रहती हैं, कभी वो सियासत दूसरी सियासी दल की सरकार होती है, लेकिन खाद पानी सबसे ज्यादा किसने दिया? सवाल तो ये भी एक अहम खड़ा हो जाता है ना केपी मलिक जी, ये खाद पानी सबसे ज्यादा किसने दिया? आपकी योगेश जी आवाज क्लियर नहीं आ पाई, दोबारा बताएं। केपी मलिक जी, मैंने कहा कि खाद पानी सबसे ज्यादा किसने दिया, सवाल तो ये भी एक महत्वपूर्ण होता है ना। फलते फूलते तो योगेश जी अगर आप देखें इस तरह की चीजों की शुरुआत कांग्रेस के जमाने में हो गई थी, जिस प्रकार से शाही साहब ने बताया कि लाल बहादुर शास्त्री जी का शव आया था। तो लाल बहादुर जी शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे, और किस तरह के प्रधानमंत्री थे आज हमें उनका नाम यहाँ बड़े ही श्रद्धा के साथ लेना चाहिए। ऐसे बिरले लोग पैदा होते नहीं हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी को भी उनसे सीखना चाहिए कि जब वो रेल मंत्री थे और उन सिद्धांतवादी व्यक्ति थे, उन्होंने जरा सी घटना पे इस्तीफा दे दिया था। आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में भी कई मंत्री बैठे हैं, इस्तीफा मांगने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो उनसे तो बातचीत होनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उस दौरान भी उनका पोस्टमार्टम तत्कालीन सरकार या तत्कालीन जो प्रभावी नेता थे जिसमें इंदिरा गांधी का नाम आता है, क्यों नहीं कराया था? उसमें भी राजनीति थी।
तो बात वहीं घूम के आ जाती है कि राजनीतिक नफे नुकसान के लिए सियासी दल इस तरह की चीजें करते रहते हैं। जहां किसी सियासी दल को कानून को हथियार बना के फायदा मिलता है, वहां कानून को हथियार के रूप में यूज कर लेते हैं। आज दिल्ली में केजरीवाल कानून को हथियार के रूप में यूज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी केजरीवाल आज बन गए हैं दिल्ली में। अगर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है केजरीवाल ने, अभी तक तो वो गए नहीं थे अंदर, अभी समन पे ईडी ने उनको अंदर डाल दिया। छोड़ेंगे तब सिंपैथी मिलेगी, अंदर रखेंगे तो सिंपैथी मिलेगी। और उनकी सरकार अगर जाती है, वो अंदर से सरकार नहीं चला पाते और राष्ट्रपति शासन अगर दिल्ली में मिलता तो और अधिक सिंपैथी उनको मिलेगी। तो ये तो वो कोई अपराधी नहीं है या उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की है, वो सेकेंडरी हो जाता है। फर्स्ट ये हो जाता है कि आप जनता को कैसे भरमाएं और कैसे उनका वोट ले। तो ये सियासी दल जहां इनको कानून की जरूरत होती वहां कानून को हथियार के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, जहां इनको कानून के सामने गिड़गिड़ाने की बात आती है वहां गिड़गिड़ा लेते हैं। तो कानून दोनों तरीके से यूज करते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन दबाव में काम करता है सरकार के, इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। बिल्कुल, सरकारों के दबाव में, और ये देखने को भी मिला है, अगर हम इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो भी ये चीज साबित होती है। बहरहाल समय का अभाव, इसलिए चर्चा को यहीं पे हमें विराम देना पड़ा है। और आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से अब मुख्तार अंसारी के मौत पर सियासत भी हो रही है और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, इस बीच जेल में बंद सत्येंद्र जैन की मुश्किलें और बढ़ी हैं। केंद्र ने महाठग से उगाही केस में सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है। अब सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई जांच करेगी। बड़ी खबर एक और, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। सत्येंद्र जैन पर 10 करोड़ की उगाही का आरोप है और अब सीबीआई जांच की मंजूरी मिल चुकी है। केंद्र ने महाठग से उगाही केस में सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है। अब सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई जांच करेगी। जाहिर तौर पर है सत्येंद्र जैन की मुश्किलें अब आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज।